हिंदी दिवस पर हम लाए हैं नए लेखकों की रचनाएं। इस कड़ी में आपके सामने पेश है मालिनी गौतम की कहानी बौड़ा डूंगर। मानसी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। मध्य प्रदेश के एक छोटे से आदिवासी कस्बे के सरकारी महाविद्यालय से एमए किया था उसने। फिर एमफिल करने के लिए वो शहर की यूनिवर्सिटी में चली गई थी। कठिन परिश्रम उसके स्वभाव का एक अंग था। पढ़ाई करते करते ही वो हिंदी में नेट की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर चुकी थी। अपने प्रोफेसर पिता को देखते देखते बचपन से कई सपने उसकी आंखों में मचल रहे थे। किसी छोटी जगह पर छोटे से कॉलेज में गांव के अनगढ़ बच्चों का भविष्य गढ़ने के सपने। अहमदाबाद में रहते उसके बहन बहनोई चाहते थे कि वो अहमदाबाद में ही किसी अच्छे कॉलेज में नौकरी के लिए अर्जी दे दे, लेकिन खूब देखभाल कर मानसी ने दक्षिण गुजरात के एक सुदूर आदिवासी इलाके के महाविद्यालय में इंटरव्यू दिया और लेक्चरर के पद पर नियुक्त भी हो गई। मां नाराज थी, बड़बड़ाती रहीं कि जिंदगी निकाल दी छोटी जगह पर, और अब इतना पढ़ लिख कर भी ये लड़की बड़ी जगह पर नहीं रहना चाहती है। मगर मानसी तो अपनी ही धुन में मगन थी। महाविद्यालय के प्रिंसिपल से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने बेहद अपनत्व से कहा, आप बिल्कुल चिंता न करें, सिर्फ अपने कपड़े और ज़रूरी सामान साथ लेकर आ जाएं। कुछ महीनों तक आपकी रहने की व्यवस्था कॉलेज की ही किसी प्राध्यापिका के साथ कर दी जाएगी। यहाँ सेट होने के बाद आप जो उचित समझें वो करें। शायद वो भी सोच रहे होंगे कि कितना टिकेगी ये अध्यापिका इस छोटी सी जगह पर। अन्य अध्यापकों की तरह 1-2 बरस का अनुभव प्राप्त करके किसी बड़े शहर में नौकरी ढूंढ लेगी। आंखों में ढेर सारे सपने और सूटकेस में थोड़े से कपड़े लिए मानसी चल पड़ी थी एक अनजानी नई डगर पर। बस से आगे आगे दौड़ रहा था उसका मन। न जाने कितनी ही कल्पनाएं बंद आंखों के नीचे उभरती और फिर लाल काले रंगों में घुल मिल जाती। जैसे जैसे उसकी मंजिल नजदीक आती जा रही थी, वो सतर्कता से निहारने लगी बस की खिड़की से बाहर। शायद कुछ अपना सा हो इस नई जमीन पर, इसी आस में। घर से दूर होने का ख्याल अब उसे बेचैन कर रहा था। पर ये क्या, बाहर एक के बाद एक वृक्ष विहीन छोटी छोटी पहाड़ियां मुंह उठाए दौड़ रही थी। हरे भरे पहाड़ देखने की आदि उसकी नजरें कुछ आश्चर्य में पड़ गईं। मन ही मन बोली, कोई इन पहाड़ों पर वृक्ष क्यों नहीं उगाता? वृक्ष ही तो हैं, कोई बाल तो नहीं जो उगाए न जा सकें। थोड़ी बहुत गुजराती वो जानती थी। पास ही बैठे सहयात्री से पूछा तो उसने बताया कि ये बौड़े डूंगर यानी कि नंगे पहाड़ हैं, इन पर आसानी से कुछ नहीं उगता। मानसी इन जीवन रहित संवेदनहीन बौड़े डूंगरों को देखकर मन ही मन बेहद विचलित थी। जिंदगी से लबरेज मानसी अब अपनी नई मंजिल के प्रति असहज थी। क्या उसका जीवन भी अब इन बड़े डूंगरों की ऐसी ही श्रृंखलाओं के बीच से हिचकोले खाती चढ़ती उतरती बस अपने गंतव्य तक पहुंच गई? मानसी सकुचाती सी नीचे उतरी। बस स्टैंड पर उसे रिसीव करने के लिए भरे चेहरे और ऊंची कदकाठी की एक महिला खड़ी हुई थी। ये अचला पांडे थी, जो उसी महाविद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाती थी। अचला मुस्कुरा कर बोली, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कैसी रही यात्रा? तुम्हारे रहने की व्यवस्था मेरे साथ की गई है। अधिक सामान तो नहीं लाई ना तुम? मैं एक रूम किचन के मकान में रहती हूँ। जरूरत का हर सामान पहले से ही मौजूद है घर में। मानसी ने एक नज़र अपने छोटे से सूटकेस को देखा। अचला बोली, घर पास ही है, पैदल ही चलेंगे ना। दोपहर 11 बजे का कॉलेज है। तुम घर पहुंचकर फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाकर कॉलेज के लिए निकलेंगे। मानसी ने धीरे से सिर हिलाया। अचला पांडे 6 महीने पहले ही इस कस्बे में आई थी, लेकिन अब कस्बे से पूरी तरह परिचित थी। कॉलेज घर से बमुश्किल 1 किलोमीटर दूर था, जहाँ पहुँचते पहुँचते गाँव की बस्ती लगभग खत्म हो जाती थी। सीधी सीधी सड़क पर चलने के बाद अचला मैडम दाहिनी तरफ मुड़ी, जहाँ रास्ता नुमा एक चढ़ाई सामने थी, और ठीक ऊपर जाकर उस चढ़ाई के दोनों तरफ खड्डे में से मुंह निकालती सी 2 पुरानी इमारतें सड़क की ओर अपनी पीठ किए खड़ी थीं। मानसी ने कुछ आश्चर्य से कहा, क्या कॉलेज में जाने का यही एक रास्ता है? ये तो इसका पिछवाड़ा हुआ, सामने से कोई रास्ता कॉलेज में नहीं जाता। अचला हंसकर बोली, तुम ऊपर तो चढ़ो, फिर सब समझ जाओगी। चढ़ाई चढ़ते ही एक बड़ा सा खुला मैदान सामने था, जिसके दाहिनी तरफ पास वाली स्कूल की बाउंड्री वॉल थी और सामने की तरफ एक छोर पर प्रिंसिपल का ऑफिस, कार्यालय, स्टाफ रूम और लाइब्रेरी थी। बस इसी हिस्से के पीछे तार की एक हल्की सी फेंसिंग और बाईं तरफ कुछ भाग में जरा सी फेंसिंग थी। बाकी सामने की तरफ फैला हुआ था प्रकृति का अद्भुत साम्राज्य। दूर दूर तक ढलान, फिर लहलहाते खेत और खेतों से लगे ऊंचे ऊंचे पहाड़। नहीं, बौड़े डूंगर नहीं थे, घने जंगलों वाले पहाड़ थे।
पहाड़ों के बीच किसी ऊंची टेकरी पर पहरेदार की तरह खड़ा था यह कॉलेज। मानसी देर तक प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को निहारती रही। कॉलेज का पहला दिन सबसे परिचय, मेल मुलाकात और कार्यालय में ज्वाइनिंग की जरूरी खाना पूर्ति में ही निकल गया। परीक्षाएं नजदीक थीं, विद्यार्थियों की संख्या कम हो चली थी, लेकिन फिर भी कुछ कक्षाएं तो चल ही रही थीं। मानसी को उसके विभागाध्यक्ष ने उसकी कक्षाओं और सिलेबस की जानकारी दी। दुबली पतली मानसी किसी भी लिहाज से अध्यापक जैसी नहीं दिखती थी। अपने से 3-4 बरस छोटे विद्यार्थियों में कहाँ घुल मिल जाती थी पता ही नहीं चलता था। गांव के सरल सहज विद्यार्थी एक सुंदर और नई मैडम के आने से रोमांचित थे। वो जिस क्लास में पहुंचती वहां भीड़ लग जाती विद्यार्थियों की। मानसी के साथ भाषा की थोड़ी समस्या तो थी ही। ठेठ गुजराती बोलने वाले ये बच्चे मानसी की टूटी फूटी गुजराती पर मोहित होते हुए हंसते रहते। एक विद्यार्थी उसे एक दिन सुबह से अपनी हर क्लास में बैठा दिखाई दिया। थक हार कर मानसी ने उससे पूछा कि तुम कौन से वर्ष के विद्यार्थी हो। लड़के ने जवाब दिया, दूसरे वर्ष का। मानसी बोली, तो सुबह से मेरी हर क्लास में कैसे बैठे हो। लड़का एकदम मासूमियत से बोला, मैडम आप गमते, यानी कि मैडम आप अच्छे लगते हो, इसलिए आपकी हर क्लास में आ जाता हूँ। कुछ तो इस हिंदी गुजराती के कॉम्बिनेशन को सुनकर और कुछ लड़के की हिम्मत से प्रभावित होकर क्लास के बाकी सारे विद्यार्थी हंसने लगे। मानसी झेप सी गई, लेकिन चाह कर भी उस नादान और मासूम लड़के को कुछ न कह सकी। खैर, धीरे धीरे अचला की मदद से ये सब चीजें कंट्रोल में आ गईं। उम्र में कम अंतर होते हुए भी मानसी ने विद्यार्थियों के साथ एक निश्चित दूरी बनाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन मानसी के खुले व्यवहार के कारण विद्यार्थी उससे डरते नहीं थे। उल्टा अपनी ढेरों समस्याएं उसके साथ शेयर करते और वो मुस्कुराते मुस्कुराते उनके जवाब देने का भरसक प्रयास करती। कॉलेज की दीवारें अब मानसी को पहचानने लगी थीं। मानसी बड़े से बगीचे में घूमती, फूल पौधों को देखती जो इस सुरम्य वातावरण में दिल खोलकर खिले हुए थे। कॉलेज के जिस भाग में फेंसिंग नहीं थी, वहां बगीचे के एक कोने में दूर एक झोपड़ी इस तरह बनी हुई थी मानो वो भी कॉलेज का ही एक हिस्सा हो। कॉलेज की कोई कक्षा जैसे वहां भी चलती है। पूछने पर अचला ने बताया कि ये झोपड़ी गंगा माँ की है। दुबली पतली दृश्यकाय गंगा माँ, उसका पति जिसे सब काका कहते थे, उनका एक बेटा रामू और रामू के 3 बच्चे इस झोपड़ी में रहते थे। रामू की पत्नी कुछ साल पहले उसे छोड़कर किसी और से शादी कर चुकी थी। तभी से वही इन बच्चों को पाल पोस रहा था। झोपड़ी के आसपास रामू के 2-4 खेत थे। कभी धान, कभी गेहूं तो कभी मक्का से उसके खेत हरे भरे रहते थे। खेतों में बीच बीच में उगे हुए थे आम और बेर के झाड़। मानसी और कई नए अध्यापक फ्री होते ही पहुंच जाते गंगा माँ के झोपड़े की तरफ और फिर वहां से खेतों में होते हुए पहाड़ों की तलहटी में कच्चे पक्के बेर तोड़ते, कच्ची केरी तोड़ते। कभी कभी गंगा माँ के खेतों से हरी प्याज और होली भी तोड़ लाते। कई बार तो गंगा माँ खुद ही तोड़कर रखती ये सब अध्यापकों के लिए। बारिश में भीगते भीगते पहाड़ों पर चढ़ने का मजा कुछ और ही होता था। अपने खेतों को संभालने के साथ साथ कॉलेज के बगीचे को संभालने का जिम्मा भी रामू का ही था। खेतों की निराई गुड़ाई से वक्त निकाल कर वो कॉलेज चलाता। जितनी सिफत से धान के पौधों को पानी पिलाता था, उतनी ही सिफत से बगीचे के पौधों का भी ध्यान रखता। गुलाब के पौधों की निराई गुड़ाई, उन्हें वक्त पर खाद पानी देना सब रामू के जिम्मे था। अध्यापकों की आवाज लगाते ही दौड़ा चलाता और उनके छोटे मोटे काम निपटा देता। रामू के बच्चे भी कॉलेज खत्म होने के बाद चले आते कॉलेज के बगीचे में, बेतहाशा दौड़ते कॉलेज के खुले गलियारों में। अक्षर ज्ञान का बोझ उठाते उठाते असमय ही बूढ़ी हो चुकी कॉलेज की दीवारें बच्चों के कोलाहल से मुस्कुरा उठती। कॉलेज के गलियारे बच्चों का राजमहल थे। वे वहीं बैठते, वहीं खेलते, लेकिन हाँ, कॉलेज समय के दरमियान कभी वहां नहीं आते। गंगा माँ ने तार की फेंसिंग पर चढ़ाई हुई थी बालौर, कीकोड़ा, करेला और पोई की बेलें। सब्जी तरकारी लेने गंगा माँ कभी बाजार का मुंह न करती। उसका अक्षय पात्र सदैव भरा रहता। गंगा माँ के हाथ की सिलबट्टे पर पीसी हुई लाल मिर्च की चटनी, मक्के की रोटी और बालौर की सब्जी का स्वाद लगभग हर अध्यापक ने चखा था। अध्यापक भी अपने अपने तरीके से रामू और उसके परिवार का ध्यान रखते ही थे। बूढ़े काका को न खेती से मतलब था और न बगीचे के गुलाबों से। उसकी तो पूरी दुनिया बगीचे में एक तरफ लगे महुआ के बड़े से पेड़ के इर्द गिर्द ही सिमटी हुई थी। सुबह से शाम वो महुए के पेड़ के नीचे ही बैठा रहता। सीजन में बड़ी तन्मयता से महुए का एक एक फूल बीनता, उन्हें सुखाता और बाजार में बेचाता। अगर कोई विद्यार्थी अपने पैरों तले महुआ के फूलों को रौंदता तो उसे मारने दौड़ता। बूढ़ा अपना कोई भी काम हाथ में लिए वहीं पहुंच जाता।
पेड़ के नीचे बैठे बैठे कोई गीत गुनगुनाते गुनगुनाते काम पूरा करता और थक जाने पर पेड़ के तने की टेक लिए वहीं सो जाता। कुल मिलाकर रामू और उसके परिवार की असली रियासत झोपड़े में कम, झोपड़े के बाहर ज्यादा थी। यूं भी सिर पर छत, पैरों के नीचे खुद की जमीन और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नसीब हो तो रामू जैसे भोले भाले लोग खुद को कहाँ किसी राजा से कम समझते हैं। संतोष से लबालब और छलाछल से भरे हुए होते हैं ऐसे लोग। मानसी अक्सर गंगा माँ के झोपड़े पर पहुंच जाती थी। गंगा माँ से दुनिया जहान की बातें करती। रामू के बच्चों के लिए अपने भाई के बच्चों के छोटे हुए कपड़े ले आती। दिन इसी तरह सुकून से कट रहे थे। छोटी जगह पर रहने के अपने फैसले पर मानसी को कोई अफसोस न था। गांव में आने जाने का एक ही मुख्य रास्ता था। उसी पूरे रास्ते को नापकर धूल उड़ाती हुई बसें बस स्टैंड तक पहुंचती थीं। छोटा सा कस्बा धीरे धीरे विकास की राह पर कदम बढ़ा रहा था। गांव में वाहनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। रिक्शे, स्कूटर, मोटरसाइकिल और बसों के कारण कई बार चौराहे पर ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो जाती थी। कभी कभी दोनों ही दिशाओं से बड़े वाहन आ जाने पर घंटों लगते रास्ता खुलने में। भारी भरकम ट्रक भी कभी कभी निकलते इसी रास्ते से। बिजली के नीचे लटके हुए तारों से उलझ जाने पर घंटों बिजली गुल रहती। मेन रोड पर बनी दुकानों और घरों में सड़क के चिल्पों और धूल के बादल भर भर जाते। अब रह रहकर ये आवाज उठने लगी कि इस कस्बे में एक बाईपास की सख्त जरूरत है ताकि बस, ट्रक और अन्य भारी वाहन मुख्य सड़क से निकलने के बजाय बाईपास से होकर निकल जाएं। कस्बे के जिम्मेदार नागरिकों ने चिट्ठी पत्र लिखी। नगर पंचायत के अधिकारियों ने ऊपरी अधिकारियों तक बात पहुंचाई और आखिरकार सबकी मेहनत रंग लाई। बाईपास की मंजूरी मिल गई। कस्बे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अपने अपने आरामदायक घरों में बैठे अब सब इंतजार करने लगे बाईपास बनने का। बाईपास के लिए जो रास्ता निकाला गया वो कॉलेज के सामने लहलहाते खेतों से होकर जाता था। देखते ही देखते ताबड़तोड़ जमीन मापने का काम शुरू हो गया। न जाने कितने ही किसानों को मुआवजे की मामूली सरकारी दरों पर अपने घरों और खेतों से बेदखल होना पड़ा। गाज रामू के खेतों पर भी गिरी। कुछ ही महीनों में झोपड़े के सामने फैले खेत और कॉलेज के 1/4 बगीचे को लील कर अजगर की तरह लहराने लगी सड़क। बरसों से कॉलेज के ही एक वर्गखंड की मंजूरी प्राप्त रामू का झोपड़ा देखते ही देखते सड़क की उस पार हो गया। अब सड़क की एक तरफ था रामू का घर और सड़क की दूसरी तरफ थी अपने उजड़े हुए बगीचे के साथ कॉलेज की इमारत। बाईपास बनने के बाद विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर तुरंत चारों तरफ तार की फेंसिंग खिंचवा दी गई। एक घर यूं इस तरह अचानक ही हो गया हद बाहर। कॉलेज के पिछवाड़े वाली चढ़ाई ही अब कॉलेज का मुख्य दरवाजा थी। यानी झोपड़े से कॉलेज आने के लिए और कॉलेज से झोपड़े तक जाने के लिए पूरा गोल चक्कर लगाकर आवाजाही करनी पड़ती थी। बच्चे तो खैर बच्चे ही थे। वे आते रहे, तारों को ऊंचा करके पहले की तरह दौड़ते रहे, खिलखिलाते रहे कॉलेज के गलियारों में। कुछ समय तक रामू भी आता रहा, उन्हीं तारों को ऊंचा करके बगीचे को खाद पानी देने के लिए। यूं भी अब उसके पास कोई और काम था ही कहाँ। खेतों के बिना तो क्या ही उगाता और क्या कमाता। मानसी अब भी कभी कभी गोल घूम कर जाती रही गंगा माँ के पास, बैठती, बतियाती। कभी कभी झोपड़े के दरवाजे पर गंगा माँ को खड़ा देखकर दौड़ कर जाती फेंसिंग के पास और जोर से पुकारती। लेकिन बाईपास पर दौड़ते भारी भरकम वाहनों की आवाज के बीच उसकी आवाज पता नहीं कहाँ दब कर रह जाती। बाईपास की काली परछाई रामू और गंगा माँ के चेहरों पर गहराती जा रही थी। रामू की रियासत जो कभी झोपड़े से लेकर कॉलेज तक थी, धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। सिर्फ बगीचे की देखरेख से मिलने वाले पैसे से तो यूं भी सारे खर्चे निकलने असंभव ही थे। उजड़ी हुई रियासत में जब खाने के लाले पड़ने लगे तो रामू अपने तीनों बच्चों को लेकर शहर चला गया, अपने चचेरे भाई के पास। कहा तो बहुत उसने गंगा माँ और काका को भी साथ चलने के लिए, लेकिन 16 बरस की उम्र में इस झोपड़े में गौना करके आई गंगा माँ भला कहाँ जाती। इसी झोपड़े में उसने जीवन का हर रंग देखा था। यहाँ पहले पहल छनकी थी उसकी पायल, भरी थी उसकी गोद। बड़े बड़े साहब लोग खाते थे सिसकारी लेकर उसके हाथ का खाना। गंगा माँ कहीं नहीं गई। आंखों में उम्मीदों का काजल लगाए सिलबट्टे पर मिर्ची की चटनी के साथ साथ अपना नसीब पीसते पीसते चल बसी। बूढ़ा बड़ा पत्थर करेजवा है, पूरी सड़क घूमकर अब भी करता रहता है परिक्रमा। घर से कॉलेज और कॉलेज से घर की। महुआ के नीचे पड़ा रहता है। कॉलेज की कैंटीन वाले से झगड़कर गाली देकर रोज 2 प्लेट पोहा खाता है। अक्सर गुस्से में बीड़ी पीते पीते देता है गाली अजगर सड़क को। फेंसिंग के किनारे खड़ा होकर बाईपास से गुजरते बसों और ट्रकों पर पत्थर बरसाता है। बूढ़ा पिस रहा है झोपड़े और महुआ के बीच। रोज रोज का आना जाना उससे सहन नहीं होता। महुआ के पेड़ को उखाड़ कर
वो अपने आंगन में रोपना चाहता है। बीते दिनों पेड़ काट कर अपने आंगन में रोपने की जिद में मार बैठा है कुल्हाड़ी खुद के ही पांव पर। मानसी हर रोज डॉक्टर को लेकर आती है, घाव की मरहम पट्टी करवाती है। आज कई दिनों बाद बूढ़ा कुछ खुशमंद दिखाई दिया। बीड़ी पीते पीते आसमान में देखते देखते कुछ गुनगुना रहा था। अच्छा मौका देखकर मानसी ने उसे समझाने की गरज से कहा, काका आप जल्दी ठीक हो जाइए ना, क्यों हर वक्त इतना गुस्सियाते रहते हैं इस बाईपास पर। देखिए ना, बाईपास तो दूरियों को कम करके जगहों को जोड़ते हैं। ये सुनते ही बूढ़ा अचानक तमतमा उठा। वो बोला, नहीं बिटिया, तुम नहीं समझोगी। बाईपास अच्छे खासे नसीब पर ठीकरा फोड़ते हैं, दिलों को तोड़ते हैं, रिश्तों को सिकोड़ते हैं, नेह को निचोड़ते हैं। बाईपास पर कभी नहीं उगते जीवन के वृक्ष। इतना बोलते बोलते तैश से भरा बूढ़ा बुरी तरह कांपने लगा। बीड़ी का धुआं उसके गले में भर गया और वो बेतहाशा खांसने लगा। खांसते खांसते ही बूढ़ा फपक फपक कर रो पड़ा। ओरी बिटिया, तुझे कैसे समझाऊं, बाईपास बड़ा डूंगर होते हैं।